नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी इस प्लेनेट पर। आज हम लोग 29 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरों और उनके ऊपर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 5 मिसाइल रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO? आपको पता है भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था DRDO जो कि मिसाइल्स बनाते रहते हैं, तो उसको बीच बीच में वो टेस्ट फायर करते रहते हैं। तो आपको इसकी रेंज बतानी है। क्या इसकी रेंज? पहला है सरफेस टू सरफेस 2000 किलोमीटर, यानी कि सतह से सतह 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। बी, सरफेस टू सरफेस 5000 किलोमीटर। सी, सरफेस टू एयर यानी हवा में 200 किलोमीटर, या सरफेस टू एयर 500 किलोमीटर। तो क्या होगा इसके सही आंसर? इसका देखिए सही आंसर होगा बी, सरफेस टू सरफेस 5000 किलोमीटर। देखिए, जो अग्नि 5 मिसाइल होती है, ये एक तरह का क्या है, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज मिसाइल है। मीडियम रेंज का मतलब होता है कि 1000 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच की जो मिसाइल होती हैं उनको बोलते हैं मीडियम रेंज मिसाइल। इससे ऊपर जो होती है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है, और 1000 किलोमीटर से नीचे शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी, जो पृथ्वी सीरीज की मिसाइल है हमारी, वो 1000 से नीचे वाली होती हैं, इसलिए वो क्या है, वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, तो अग्नि 5 जो इसकी क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर, और संभवतः ये हमने चीन के लिए बनाया। हालांकि हम बोलते नहीं हैं ऑफिशियली, बट जाहिर सी बात 5000 किलोमीटर की रेंज में चीन पड़ता है, तो इसका परीक्षण करके हम उसे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दायरे में हैं आप हमारे। हाँ, ज़्यादा चीपों की तो यहीं से उड़ाएंगे तुमको। तो ये होता है, क्लियर है। अग्नि 5 मिसाइल, देखिए ये चीन का संदेश यहाँ न्यूज़ में भी लिखा है। 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का भारत ने परीक्षण किया। ठीक है, अब रही बात DRDO को, तो आपको पता होना चाहिए DRDO जिसका फुल फॉर्म क्या है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक को आगे बढ़ाना, उस पर रिसर्च करना, मिसाइल बनाना, और बाकी और जो भी रक्षा की आवश्यकता होगी वो पूरा करना। इसका गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और इसके प्रमुख इस समय, इसके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। कौन है? जी सतीश रेड्डी जी इसके प्रमुख क्या है? चेयरमैन है। क्लियर है? जी सतीश रेड्डी जी। 1958 में इसका गठन हुआ था, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ODF यानी ओपन डिफेकेशन फ्री, ओपन डिफेकेशन फ्री मतलब शौच से मुक्त होने वाला राज्य तथा 100% बिजली कनेक्शन हासिल करने वाला राज्य बन गया? मतलब ये दोनों लक्ष्य एक साथ पूरे कर लिए इसने। कौन सा राज्य है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट ODF स्टेटस एंड 100% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन? तो कौन है इसका सही आंसर? क्या है? गोवा। आइए न्यूज़ देखते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कॉम्प्लीमेंट्स गोवा फॉर अचीविंग ODF एंड कनेक्टिंग एवरी हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने घर गोवा में हैं, सब के सब घर अब क्या हो गए हैं, पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गए हैं, यानी इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, पहला बात। और दूसरी बात का ODF हो गया। ODF का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन जो है फ्री। ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है बाहर जो शौच के लिए जाते हैं खेतों वगैरह में, अब पूरी तरह से फ्री हो गया। अब बाहर ऐसा कोई दिखता नहीं है कि वहाँ पर जो बाहर टॉयलेट के लिए जाए। अब सबके घर में अपना टॉयलेट है और उसी का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी स्टेट को ये दर्जा दिया जाता है जहाँ पे इसका लक्ष्य पूरा होता है। ठीक है, तो देखिए ODF के 3 स्टेट है। सबसे पहले ODF प्राप्त करना है, यानी कि टॉयलेट फ्री पूरी तरह से घर में। फिर ODF प्लस, क्या? ODF प्लस में क्या होता है कि बाहर यूरिनेशन भी नहीं होगा, यानी पेशाब भी बाहर नहीं होगा। ठीक है, वो सब के सब कहाँ होते हैं? जहाँ इसके सुलभ कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ। क्लियर है? कोई बाहर खड़े होकर जैसे सूसू कर देते हैं ना आपके अपने राज्य में, इस तरह का नहीं, तो उसे ODF प्लस दर्जा दिया जाता है। फिर एक होता है ODF प्लस प्लस। क्या होता है? ODF प्लस प्लस। तो ODF प्लस प्लस में क्या होता है, इसमें जो भी पेशाब किया जाता है या मल मूत्र जो भी त्याग किया जाता है, उसको क्या किया जाता है? बायो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? बायो एनर्जी में। तो 3 स्टेटस है। पहला ODF स्टेटस जो है प्राप्त करना, दूसरा ODF प्लस का स्टेटस प्राप्त करना, और तीसरा ODF प्लस प्लस का स्टेटस प्राप्त करना। तो गोवा ने ODF का स्टेटस प्राप्त किया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने 100% इलेक्ट्रिसिटी अचीव कर लिया। तीसरी भी एक और चीज़ है कि हर घर जल से, जो हर घर जल यानी कि जल जीवन मिशन जो है, JJ मिशन, ये जो कि चल रहा है कि पूरे भारत में सभी घरों के टैप कनेक्शन से जोड़ना है, यानी कि पाइप के कनेक्शन से जोड़ना, उसको भी 100% लागू करने वाला ये राज्यों का। तो तीन लक्ष्य एक के साथ प्राप्त कर लिया है। जियदा हो, हाँ, सब एक के साथ प्राप्त कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं, वो जो है उसका अपना लक्ष्य है प्राप्त कर लिया। छोटा स्टेट है इसलिए आसानी हुई,
बड़ा स्टेट होता तो समस्या आती। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा गोवा के बारे में बात करना भूल गए, एक मिनट। हाँ, गोवा के बारे में हम मैप लगाना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। देखिए गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है कि 1961 में उसे यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में शामिल किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाए गोवा यूनियन टेरिटरी के रूप में कब स्थापित हुआ था, तो भारत में यूनियन टेरिटरी के रूप में 1961 में शामिल हुआ था। इससे पहले यहाँ ये किसकी कॉलोनी थी, ये पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। किसकी? पुर्तगालियों की, ठीक है। पुर्तगालियों की कॉलोनी हुआ करती थी, पोर्चुगीज़ की कॉलोनी हुआ करती थी। फिर 1961 में संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत संघ में शामिल कराया गया। इंडियन यूनियन में इसे क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको अभी कमेंट करके बताना है कि अरे नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में गोवा का विलय किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। जल्दी से कमेंट करिएगा, क्लियर है। दूसरी बात, इसे राज्य का दर्जा कब मिला, इसे भारत में राज्य का दर्जा कब दिया गया? एक मिनट, इसे भारत का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। कब दिया गया था? 1987 में। तो गोवा 61 में शामिल होता है और तब इसे क्या मिला था? यूटी स्टेटस मिला था। अब 1987 में शामिल हो गया, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा के राज्यपाल, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। क्या है? पणजी, ठीक है। गोवा के राज्यपाल और गोवा के मुख्यमंत्री कमेंट कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है? इस योजना को हमने पहले भी कवर किया हुआ है जब ये लॉन्च हुआ था। अभी आपको बताना है कि किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज रनिंग निपुण भारत मिशन, ठीक है। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री? तो इसका सही आंसर क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखते हैं, गवर्नमेंट पैनल टू ओवरसी निपुण भारत प्रोग्रेस। देखिए निपुण भारत एक स्कीम है, पहले से ही चल रही है। इसमें इसमें क्या किया जा रहा है? देखो, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसका मतलब क्या? जो फाउंडेशनल लिटरेसी होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब बुनियादी जो शिक्षा है या बुनियादी साक्षरता है, यानी कि अक्षरों का ज्ञान होना, ठीक है। अक्षरों को ज्ञान हो, लेटर्स को वेरीफाई कर पाना। दूसरी बात, जो न्यूमेरेसी यानी अंकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, इस तरह की योग्यता डेवलप करना जो है स्कूलों का काम है। और क्या ये स्कूल बेहतर तरीके से कर पा रही है? तो क्लास 3 तक के बच्चों की ये क्या किया जाएगी? मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या वास्तव में हम फाउंडेशनल लिटरेसी को हासिल कर पा रहे हैं, क्या वो बच्चों के अंदर न्यूमेरेसी वाली योग्यता डेवलप हो पा रही है, अंकों का जोड़ घटाव गुणा भाग कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो बेहतर है, नहीं तो जो आवश्यक सुधार हो वो किए जाएगा। तो इसके लेकर क्या शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में क्या बनाया गया? एक पैनल बनाया गया है। तो एक न्यूज़ है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चूंकि पैनल नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि निपुण भारत स्कीम कौन सा मंत्रालय चला रहा है। तो कौन चला रहा है? गवर्नमेंट पैनल, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर चला रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? कौन है शिक्षा मंत्री, बताइए? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा लगाया जाएगा? द लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ इंडिया विल बी सेटअप बाय विच पब्लिक एंटरप्राइज? देखिए भारत इस समय ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने में लगा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन को भविष्य की एनर्जी कहा जा रहा है। देखिए कोयला खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, सोलर एनर्जी की अपनी लिमिटेशन है भाई। बादल उदल आ गया, बारिश वारिश के मौसम में सोलर एनर्जी नहीं हो पाएगा। पवन ऊर्जा, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हमेशा रहेगा। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे जो है प्लांट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो इसमें एनटीपीसी ने एक प्लांट ऑलरेडी लगा दिया, लेकिन अब उससे भी बड़ा एक प्लांट लगाया जाएगा। ये किसके द्वारा लगाया जाएगा? ये गेल के द्वारा लगाया जाएगा। किसके द्वारा? क्रिस गेल नहीं भैया, गेल के द्वारा। इसको बोलते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका काम है गैस के क्षेत्र में रिसर्च करना, राइट। जो भी नेचुरल गैसेस होते हैं। तो हाइड्रोजन ये प्लांट लगाएगा, वो भी ग्रीन। देखो हाइड्रोजन क्या है, इसको एनर्जी के रूप में हम लोग 3 बाटों में बांटते हैं, 3 भागों में। एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन और होता है ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। ब्राउन या ग्रे बोलते हैं, भूरा,
ठीक है। तो ब्लू वाला हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, ये स्काई से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, स्काई में जो हाइड्रोजन उपलब्ध है उसको टैप करके वहाँ से इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जो जल होता है, जल का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है आयन के रूप में और ओ अलग हो जाता है आयन के रूप में। तो दोनों को आयन के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और जो ये आपका ब्राउन या ग्रे हाइड्रोजन होता है, ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उससे इसे निकाला जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्लांट कौन लगाएगा, गेल लगाएगा। ठीक है, गेल टू बिल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, 12 से 14 महीने में बन जाएगा। जब बन जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, तब का तब देखेंगे। इसकी क्षमता कितनी होगी, 10 मेगावाट यानी 10 मेगावाट। क्लियर है, हाँ ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आज का, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संभव नामक प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड संभव प्रोग्राम। देखिए, जितने भी इस तरह के इनिशिएटिव, स्कीम, प्रोग्राम, मिशन ये आते हैं, सारे पूछे जाते हैं। तो संभव प्रोग्राम किसने शुरू किया है, तो बच्चा ये किसने शुरू किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री या ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ही मैंने गलत लिख दिए है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था MSME मिनिस्ट्री। क्या, MSME मिनिस्ट्री यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। ठीक है, तो ये आप लोग उसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे PDF में कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखिए, यूनियन फाइनेंस, यूनियन मिनिस्ट्री, मिनिस्टर कौन, नारायण राणे। ये क्या है, MSME मंत्री हैं। लॉन्चेस अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, संभव, संभव क्या करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा, उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा। कैसे, जो कॉलेज लेवल पर बच्चे हैं उनको ये बताया जाएगा कि कैसे आप अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप यानी कि उद्यमशीलता, नए बिजनेस स्टार्ट करना। तो इसके लिए संभव नामक कार्यक्रम चलाया जाएगा MSME मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर है। ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं, देखिए ये छोटे मझोले उद्योग जो होते हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, 2 करोड़ का आपका क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ का आपका टर्नओवर अगर होता है तो आप कहाँ पे होते हो, आप माइक्रो इंडस्ट्री में कहलाते हो, सूक्ष्म उद्योग का कहलाते हैं। अगर आपका जो है क्या होता है, क्या कहते हैं, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का आपका क्या होता है टर्नओवर होता है, तब आप क्या कहलाते हो, आप कहलाते हो स्मॉल एंटरप्राइजेस। और जब 20 करोड़ का आपका क्या होता है इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का आपका क्या होता है टर्नओवर, तब आप मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाते हो। तो ये इसका क्लासिफिकेशन एक बार हमने पढ़ाया था, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये MSME क्या करता है, भारत के अंदर छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। और इसी ने एक स्कीम चलाई है संभव, जो कि क्या करेगा, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। 6वां क्वेश्चन, किस राज्य ने गो ग्रीन नामक योजना लॉन्च की है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गो ग्रीन स्कीम। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या है, गुजरात। गुजरात क्या कहेगा, गो ग्रीन नामक स्कीम लॉन्च किया है। गो ग्रीन में क्या है, जो मजदूर है, जो भी कर्मचारी है, उनको क्या किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रिक वाहन समझ रहे हो ना, हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं उसको खरीदने के लिए सब्सिडी देगी। क्या देगी, सब्सिडी। तो एक तरह का ही सब्सिडी प्रोग्राम है। तो अगर आप लोग भी खरीदने की योजना बना रहे हो, चले जाओ गुजरात, वहाँ पे खरीद लो। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, जो गुजरात के लोगों को उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि गुजरात की योजना है। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जब बिजली वाले वाहन खरीदे जाएंगे तो पेट्रोल डीजल की बचत होगी, और पेट्रोल डीजल बाहर से आयात कम करना पड़ेगा, तो राज्य का पैसा बचेगा। ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो लुटा दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसको सरकार ने कैलकुलेशन किया होगा कि इससे बचत होगी। भाई महंगा पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं ना, यहाँ बिजली तो मिल ही जा रही है, बिजली तो पैदा कर ही दे रहे हैं। वैसे भी गुजरात में बिजली का संकट उतना नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहन, अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है जो हमने पिछले हफ्ते कवर किया, जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं इनको पावर कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, पावर पेट्रोल पंप। जैसे पेट्रोल पंप होता है, उससे पावर पंप बनाए जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ जाएंगे, चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद वहाँ पर आपको कुछ पैसा देना होता है। तो आपको आपको ये हमने पढ़ाया था कि दिल्ली से चंडीगढ़ के जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, दिल्ली को चंडीगढ़ जोड़ने वाला, उसमें क्या होगा, पहला ऐसा हाईवे हो गया जहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन पंप लग चुके हैं। समझ में आ रहा है, हाँ, तो इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ठीक, तो गुजरात ने ये किया है। अच्छा, कल हमने गुजरात फिर से पढ़ा था, आज फिर से पढ़ रहे हैं। वहाँ पर एक गलती हो गई थी। गुजरात के CM कौन है, भूपेंद्र पटेल जी हैं। कौन है, हमने वहाँ नितिन पटेल गलती से कर दिया था, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप भूपेंद्र पटेल कर दीजिए। इसके अलावा गुजरात की स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत वहाँ के चीफ गवर्नर है, राज्यपाल है। यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है,
गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ब्लैक बक यहाँ पर एक और दूसरा नेशनल पार्क है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, यहाँ पे कच्छ है, ठीक है, कच्छ की घाटी, वो कच्छ की खाड़ी, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी है, इसके ऊपर कच्छ पूरा रेगिस्तान है, ठीक। इसके अलावा अहमदाबाद सिटी, धौलावीरा और रानी की वाव यहाँ के क्या है, महत्वपूर्ण जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि यहाँ की प्रमुख विश्व विरासत स्थल है। तो ये गुजरात का था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएगी। आज के लिए मित्रों इतना है। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।